जंग में लड़ता हुआ गुलाब देखा है, लहू लुहान आंखों में ख्वाब देखा है। कहेंगी ये दुनिया सदियों तक कि हमने भी नकाब में इनकलाब देखा है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। स्पीड फायर सर्विस हर किसी की सुरक्षा के लिए, दवाखाना हो या मॉल या अति महत्व की चीजों की सुरक्षा के लिए स्पीड फायर सर्विस तत्पर सेवा में। पता पुराना पेड़गांव रोड, पाटिल हॉस्पिटल, इनायत नगर, परभनी। मोबाइल नंबर 9766307101 या 9860104058। कर्नाटक में बीबी मुस्कान खान के साथ हुई घटना जैसी घटनाओं पर प्रतिबंध लगाकर ऐसे शरपसंदों पर कार्रवाई करने की मांग का निवेदन सेलू विभागीय अधिकारी द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया। दिए हुए निवेदन में कहा है कि कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पर जो बंदी लगाई है, जिसके फलस्वरूप मुस्लिम छात्राओं ने लोकशाही तरीके से विरोध दर्शाया। इस कारण विकृति मानसिकता एवं सामाजिक विघातक जातीय मानसिकता वाले हुल्लड़बाज कुछ लोगों ने देश में अशांतता फैलाने के वाले कृत्य करना और आरंभ किया है। कर्नाटक में बीबी मुस्कान खान नामक छात्रा बुरखे में कॉलेज में आ रही थी, तभी विशिष्ट धर्म के झंडा लेकर हाथों में लेकर आए हुए अकेली छात्र के विशिष्ट नारे लगाते हुए कॉलेज में जाने से रोकने का प्रयास किया गया। यह घटना चिंता वाली और शर्मिंदगी वाली है। कुछ देश विरोधी छात्रों ने राष्ट्रीय तिरंगा उतारकर वहां विशिष्ट धर्म का झंडा लगाया है। यह घटना देशद्रोही व कृत्य करने वाली है। हमारे संविधान ने धर्मनिरपेक्षता का तत्व स्वीकारा है तथा सभी धर्म को अपने धर्म के अनुसार पहरावा करने की अनुमति दी है। ऐसे हालत में हिजाब का विरोध करना संविधान विरोध कृत्य है। ऐसे घटनाओं पर तुरंत प्रतिबंध लगाए और बीबी मुस्कान खान के साथ जो घटना हुई है, उन समाज विघातक लोगों पर आपराधिक मामला दर्ज कर हिरासत में लिया जाए, ऐसी मांग की गई है। इस निवेदन पर नगर सेवक शेख रहीम शेख गुलाम, उसी तरह शेख अमजद बागवान, शेख साजिद शेख रहीम, बासित खान, शाहिद लाला, शेख अखिल, अफजल, शेख अबरार, शोएब खान, सैयद जफर, मोहम्मद गौस खतीब, शेख रफीक, शेख हुसैन, खमर चाऊस पठान, अल्ताफ खान, लालू खान पठान, सैयद दिलावर, शेख सिराज, सैयद असगर, शेख तौफीक, शेख उबैद के साथ बड़ी संख्या में यहाँ के शिष्टमंडल के साथ युवा वर्ग दिखाई दिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. परिवर्तन युवा मंच की ओर से जिला कलेक्टर और मनपा आयुक्त को आज तारीख 9 फरवरी 2022 बुधवार के रोज प्रभाग क्रमांक 3 के मुमताज नगर में खेल का मैदान है, उस मैदान में अमृत योजना के तहत 2016 से 2017 के दरमियान खेल के मैदान के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए गए। फिलहाल इस मैदान में काली मिट्टी ही है। इतनी बड़ी रकम खर्च कहाँ हुई है? पैसा खर्च किया गया है तो काम क्यों नहीं किया गया? यहाँ के पैसे कहाँ गए हैं? इस तरह के कई प्रश्नों की जांच कर कार्रवाई की जाए, वरना परिवर्तन युवा मंच की ओर से आंदोलन छेड़ा जाएगा, ऐसा दिए हुए निवेदन में कहा है। इस समय जिला कलेक्टर और मनपा आयुक्त को निवेदन देते समय घोषणाबाजी की गई। इस आंदोलन में जलील पटेल, गौस जैन, मोहम्मद इलियास, जिला अध्यक्ष मोहम्मद खुर्रम उर्फ अज्जू बेग के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। राष्ट्रीय हाईवे 61 रास्ते का काम निचले दर्जे का किया जा रहा है, इसकी जांच करे, ऐसी मांग का निवेदन जिला कलेक्टर को नागरिक द्वारा आज तारीख 9 फरवरी 2022 बुधवार के रोज दिया गया है। उसमें कहा है कि परभनी जिले से जाने वाले राष्ट्रीय हाईवे 61 कल्याण से लेकर निर्मल तक जाने वाले इस हाईवे का काम परभनी जिले के कोला से लेकर नसरतपुर, ये काम GDCL की कंपनी के तहत किया जा रहा है। ये काम अत्यंत निचले दर्जे का किया गया है। डामर का कम इस्तेमाल करने से रास्ता 1 महीने में ही उखड़ गया है। ये काम में राष्ट्रीय हाईवे के नियमों का पालन नहीं किया जाने से थातुर मातर काम करते हुए इसकी जांच कर कार्रवाई करे, ऐसी मांग का निवेदन द्वारा की गई है। इस निवेदन पर अर्जुन पाटिल, सुरेश सकाराम सरपंच भोगाव, तारामती सरपंच एकरुखा और रमेश साबळे आदि के साथ नागरिकों के हस्ताक्षर मौजूद है। त्यांना निवेदन दिलं आणि भविष्य काळामध्ये हे रस्त्याचं जे आंदोलन आहे, हे आंदोलन आम्ही मोठ्या प्रमाणात जन चळवळ आम्ही ह्या ठिकाणी उभी करणार आहोत आणि हे रस्त्याचं काम, नॅशनल हायवेचं काम, नॅशनल प्राधिकरण जे आहे त्याचं काम आम्ही कुठेही जिल्ह्यामध्ये होऊ देणार नाहीत, अशी एक चळवळ आम्ही ह्या ठिकाणी उभारणार आहोत। आज आमच्या जिल्ह्यामधले जे काही लोकप्रतिनिधी आहेत ते लोकप्रतिनिधी सबसेल ह्या ठिकाणी अपयशी ठरलेले आहेत। आज सामान्य माणसाला ह्या ठिकाणी रस्त्यावर लागून जर हे काम करून घ्यावे लागत असतील तर यांना संसदेमध्ये पाठवण्यात, यांना विधिमंडळामध्ये पाठवण्यामध्ये काय लॉजिक आहे, काय अर्थ आहे, काय करतात तिथं बसून हे लोक? आमच्या जनसामान्यांच्या प्रश्नावर एकदाही आवाज यांनी ह्या विषयावर उठवलेला नाही आणि दाखवण्यासाठी कुठेतरी आंदोलन केले। मागच्या 4 वर्षापासून ह्या 2017 मॅडमनं 19 नोव्हेंबरला एक पत्र पाठवलं नॅशनल हायवेच्या लोकांना, त्याच्यामध्ये त्यांनी विनंती केली की ह्या जिल्ह्यामधल्या सामान्य लोकांचे प्राण ह्या हायवेवर जात आहेत आणि त्यामध्ये 218 लोक आतापर्यंत मृत्युमुखी पडलेले आहेत, 113 लोक मृत्युमुखी पडलेले आहेत आणि 218 ॲक्सिडेंट 2021 पर्यंत ह्यामध्ये झालेले आहेत। त्याच्यानंतरची संख्या अजून जास्त आहे, अजून अनेक लोक यामध्ये मृत्युमुखी पडलेले आहेत।
भावांनो, ह्या रस्त्याच्या कामासाठी आपल्याला फार मोठी जनचळवळ ह्या ठिकाणी उभी करावी लागणार आहे. त्यामध्ये वकील असतील, प्राध्यापक असतील, शिक्षक असतील, महिला असतील, विद्यार्थी असतील, या सगळ्यांना मिळून एक चळवळ मोठी उभी करावी लागणार आहे. आणि ह्या राष्ट्रीय महामार्गाचं जे काही प्राधिकरण आहे त्यांचं कुठलंही काम ह्या जिल्ह्यामध्ये आम्ही भविष्य काळामध्ये होऊ देणार नाही. ते काम आम्ही पूर्णपणे बंद पाडू. कायदा हातात घेण्याची जर वेळ आली तर आम्ही ह्या ठिकाणी कायदा हातात घेऊ. आज आमची मॅडमसोबत सविस्तर ह्या विषयावर चर्चा झाली. जिल्हाधिकारी मॅडमनी ह्या विषयावर फार मोठा पाठपुरावा मागच्या काळामध्ये केलेला आहे, परंतु त्याला कुठलाही प्रतिसाद त्या राष्ट्रीय प्राधिकरणकडून मिळालेला नाही, राष्ट्रीय महामार्गाच्या विभागाकडून मिळालेला नाही. अधिकारी आहेत, कर्मचारी आहेत, ते त्याच्यामध्ये दोषी आहेतच, परंतु राजकीय लोक, राजकीय भूमिका मांडणारे लोक, लोकप्रतिनिधी यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात दोषी आहेत असा माझा सरळ ह्या लोकांवर आरोप आहे. जर ह्या लोकप्रतिनिधींना, खासदार, आमदार जे कोणी आहेत त्यांना जर ह्या रस्त्याचं काम त्यांच्याकडून करून घेणं शक्य होत नसेल तर यांनी आपल्या पदाचे राजीनामे दिले पाहिजेत. भविष्य काळामध्ये ह्या लोकप्रतिनिधी सुद्धा फिरणं, वागणं ह्या रोडवरून नाही, जिल्ह्यामध्ये कुठं त्यांना घराच्या बाहेर सुद्धा आम्ही या ठिकाणी निघू देणार नाहीत जोपर्यंत आमच्या जीवाची पर्वा हे करत नाहीत. हे मोठमोठ्या गाड्यामध्ये बसून जातात. आज मोटरसायकलवर जर त्या रस्त्यावर जायचं म्हणलं तर फक्त आत्महत्या करण्यासाठीच आपण त्या रस्त्यावर चालू का काय, अशी परिस्थिती त्या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे. वाहतूक लोक त्या रस्त्याने जाण्याचं टाळत आहेत आणि भविष्य काळामध्ये जर हा रस्ता लवकरात लवकर पुढच्या पावसाळ्यापर्यंत जर हा रस्ता झाला नाही आणि ह्या रस्त्याचं काम जर ताबडतोब ह्या ठिकाणी चालू झालं नाही तर लोकप्रतिनिधींना सुद्धा आम्ही घराच्या बाहेर निघू देणार नाहीत आणि एक मोठी चळवळ तयार करून ह्या राष्ट्रीय महामार्गाची जे काही कामं आमच्या जिल्ह्यामध्ये चालू आहे ते पूर्ण कामे आम्ही भविष्य काळामध्ये ह्या ठिकाणी बंद पडणार आहोत. त्यासाठी एक मोठी लोकचळवळ आम्ही ह्या ठिकाणी उभारणार आहोत. कुठलं ॲक्सिडेंट झालं, जसा रहाटीचा जो अपघात झालेला आहे त्यामध्ये महिला आणि काही मुलं त्या ठिकाणी मृत्युमुखी पावले, त्या मृत्यूला जबाबदार असणाऱ्या ह्या कॉन्ट्रॅक्टरवर आणि ह्या प्रशासनावर, NHAIवर खुनाचा 302चा गुन्हा ह्या ठिकाणी दाखल करावा अशी विनंती आम्ही आज परभनी के वंचित बहुजन आघाड़ी के जो जिला संपर्क कार्यालय वहाँ पर जिला और तहसील स्तर पर महिलाओं का और युवाओं का जो मुलाकात ली गई। ये मुलाकात इसलिए ली गई है कि आने वाले दिनों में महानगर पालिका, नगर पालिका ये जो चुनाव है, ये चुनाव को देखते हुए यहाँ पर परभनी ज़िले में वंचित बहुजन आघाड़ी किस तरह से कार्य कर रही है। आइए जिला अध्यक्ष आलमगीर खान इनसे जानते हैं कि भाई यहाँ पर जो आज आपके पास जो मीटिंग रखी गई है, यहाँ पे जो बैठक रखी गई है, सर इसके बारे में हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को बताइए कि भाई आपकी जो तो आगे की नीति क्या रहेगी और ये आज बैठक किस लिए थी। आज परभनी ज़िला में आदरणीय बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वंचित बहुजन आघाड़ी और प्रदेश अध्यक्षा रेखाताई ठाकुर के आदेश पर वंचित बहुजन आघाड़ी महिला कार्यकारिणी को बनाने के लिए, एक मजबूत महिला आघाड़ी क़ायम करने के लिए यहाँ पर बैठक बुलाई गई, जिसका नेतृत्व यहाँ पर निरीक्षक डॉक्टर चित्राताई खुरे को दिया गया है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए, देखते हुए कि आगे जिस तरह महिला एक शक्ति का रूप जाना जाता है और वंचित बहुजन आघाड़ी में जिस तरह का काम परभनी ज़िले में महिलाओं को अपनी भूमिका आगे देखते हुए अपने भागीदारी को और संवैधानिक जिम्मेदारी को संभालने के लिए एक मजबूत नेतृत्व खड़ा करने की कोशिश और प्रयास यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी महिला के द्वारा किया जा रहा है, उसी का आज यहाँ पर बैठक का आयोजन किया गया था। और साथ ही साथ ज़िला, तालुका, शहर, युवती सभी महिलाएं अपना अपना जिम्मेदारी पर काम करने के लिए यहाँ पर इंटरव्यू देने आई है और ज़िले में एक मजबूत महिला नेतृत्व खड़ा करना आने वाले चुनाव के लिए, जो महानगर पालिका, ज़िला परिषद, पंचायत समिति, साथ ही साथ आगे क्या रणनीति हमको बनानी है उस पर चर्चा करेंगे। और जिस तरह जब टीम यहाँ पर खड़ी हो जाएगी, अपनी टीम महिलाओं की अपने काम पर शुरुआत ले लेगी और मजबूत एक पक्ष के रूप में वंचित बहुजन आघाड़ी को यहाँ पर खड़ा करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से हम देखते हैं कि तमाम पार्टियों में महिलाएं विंग तो बनाई जाती है, लेकिन पूरा अधिकार जो है तो वफादार पार्टी ले लेती है। तो इसमें जो महिलाएं विंग, हम देखते हैं कि मोर्चे में सबसे ज़्यादा महिलाएं, युवती वर्ग, हर चीज़ में महिलाएं और युवती वर्ग आगे रहता है। लेकिन जब टिकट देने की बात आती है, उनको जो पद मिलता है, वो पद पर उनके बोलने पर उनको जिस तरह से महिला जिला अध्यक्ष रहेंगे, उन्हें आपकी तरफ से कितनी भागीदार रहेंगी टिकटों में, और जो तहसील के जो महिला अध्यक्ष रहेंगी उसे कितना आप जो तो सम्मान दिया जाएगा और उनको टिकट का अधिकार कितना जाएगा आपके पार्टी की ओर से। देखिए, जिस तरह से मैंने अभी आपको एक बात बताई है कि यहाँ पर हमारी जो निरीक्षक हैं डॉक्टर खुरे, वो खुद एक यहाँ हिंगोली ज़िला से सरपंच है, उनकी भागीदारी रही, वो शिक्षित है और पहली फॉरेन सरपंच वो बनी है।
और वंचित बहुजन अघाड़ी के माध्यम से बनी है। उसी को देखते हुए हम महिलाओं को पूरा जितना उनका आगे बढ़ने के लिए उनकी मेहनत और सबसे ज़्यादा योग यही होता है कि महिलाओं को जिस तरह का आरक्षण उनको दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरीकरण यही हो रहा है कि महिलाओं को पीछे करने के लिए कौन सी पक्ष अपना नेतृत्व कर रहा है। आप देखते हैं कि भाई आज सत्ता में बैठे वाले सत्ताधारी लोग हैं, क्या वो पक्ष में कितना महिलाओं को अधिकार दिया गया। यहाँ वंचित बहुजन अघाड़ी कोई जातिवाद को लेकर या कास्टिज़म को लेकर के राजनीति नहीं कर रही है। वंचित बहुजन अघाड़ी आज की देश की स्थिति को देखते हुए आज जो वातावरण देश में फैलाया जा रहा है अराजकता का, जिस तरह से सारे देश ने देखा कि किस तरह एक आग लगाई जा रही है युवाओं के बीच में, महिलाओं के बीच में, कपड़े को लेकर, पहनावे को लेकर, धर्म को लेकर, जो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान में अपने धर्म को पूरा निभाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हर चीज़ की आज़ादी दी गई है। लेकिन यही चीज़ जो मानसिकता रखते हैं आज देश भर में मनुवादी समाज के लोग, जो उनका एक ही विचारधारा है कि देश को किस तरह से एक रंग में रंगा जाए, क्योंकि ये देश हर रंग से रंगा हुआ है। ये देश गंगा और जमुना तहज़ीब को मानने वाला देश है और इसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वंचित बहुजन अघाड़ी की इन मनुवादी सोच रखने वाले ताकतों से लड़ने का एक प्रयास और हम कोशिश जद्दोजहद करेंगे और बराबर इनसे लड़ते रहेंगे। और इसके लिए महिला ही बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि महिला एक तौर पर आप कमज़ोर अगर समझते हैं कि महिला कमज़ोर है, तो नहीं मेरे भाई। 9 महीने अपने पेट में गर्भ में बच्चे को रखती है, वो शक्ति, वो ताकत वो महिला की होती है जो जन्म देती है। पुरुष अपने कामों के लिए बाहर ज़रूर जाता है, लेकिन वही महिला होती है जो अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देती है, एक काबिल इंसान बनाती है। तो वही महिला आज हमारे हर तबके में उनको काम करना चाहिए, चाहे शिक्षा का हो, चाहे जॉब का हो, बड़े से बड़े डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आगे चल कर के खेल में उनका नाम रोशन हो। ये चीज़ वंचित बहुजन अघाड़ी अपने ज़िले में महिलाओं के लिए भी काम करेगी, चाहे वो शिक्षा का मैदान क्यों ना हो, चाहे वो खेलकूद का क्यों ना मैदान हो। हम अपने तरफ से पूरा उनको सपोर्ट देंगे और हम उम्मीद करते हैं कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा वंचित बहुजन अघाड़ी से जुड़े। जिस तरह आज आलमगीर खान साहब ने ये बात बताई कि हम महिलाओं को यहाँ पर पूरा उस तरीके से अधिकार देंगे जो उनका पद का रहेगा, और उसी के साथ साथ यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को हम वो मनुवादियों के इसमें ख़त्म नहीं होने देंगे। गंगा जमनी तहजीब जो है ये बरकरार रहेंगी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर। उसी तरह हमारे साथ राज्य उपाध्यक्ष नागोराव साहब ये भी हमारे साथ जुळे हुए पांचाळ। हम उनसे पूछेंगे की आज जो यहाँ बैठक ली गई सर, त्याबद्दल आपण काय आपले विचार जे आहे त्यामध्ये बोलावं लागते, तुमच्याकडे आले स्वतःहून आलेले आहेत, याबद्दल आपली काय प्रतिक्रिया? श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि प्रदेशाध्यक्ष रेखाताई ठाकूर यांच्या आदेशाने आज परभणी जिल्ह्याच्या महिला आघाडीचं सक्षमीकरण करण्यासाठी, बांधणी करण्यासाठी निरीक्षक म्हणून डॉक्टर चित्रा कुर्रे मॅडम आज आलेले आहेत आणि त्यांच्या इन शॉर्ट म्हणजे थोड्या वेळाच्या बैठकीमध्ये इतक्या सुंदर रीतीचं कार्यक्रम आयोजन करण्यात आलं। आमच्या जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष आलमगीर खान साहेब आहेत, बाकी सगळ्या महिला भगिनी आहेत आणि कमी वेळामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात जो प्रतिसाद मिळत आहे, यातूनच या सावित्रीच्या जे लेखी आहेत येणाऱ्या काळामध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून मुंबई महानगरपालिकेमध्ये श्रद्धेय बाळासाहेबांनी तर जाहीर केलेलं आहे की 100पैकी 60% जागांवर महिलांना संधी देण्याचा निर्णय झालेला आहे वंचित बहुजन आघाडी पक्षाच्या माध्यमातून। त्यामुळे आपण जो प्रश्न विचारला की महिलांना संधी ही पुरुषाच्या बरोबरीने नाही तर त्यापेक्षा अधिक देण्याचा निर्णय बाळासाहेबांचा मानस आहे। येणाऱ्या काळामध्ये परभणी जिल्ह्यात जिल्हा परिषद असो किंवा महानगरपालिका असो, तालुक्याच्या नगर परिषदा असो, पंचायत समिती असो, सर्व ठिकाणी जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये महिलांना संधी देण्याचं काम वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून होईल आणि सक्षमीकरण होईल, त्यासाठीच या बांधणीचा कार्यक्रम चालू आहे। आज वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से यहाँ के जिला निरीक्षक चित्राताई कुर्रे ये हमारे साथ आए हुए हैं मैडम, और जिस तरीके से यहाँ महिलाओं का उन्होंने ज़िला कार्यकारिणी और तालुका कार्यकारिणी के लिए जो
वो यहाँ निरीक्षण करने आए हुए। आइए उनसे जानते हैं। हमारे व्यूअर्स और दर्शक को मैडम बताइए कि आपने आज जो यहाँ पर आकर अपना वक्त दिया है, आप फॉरेन रिटर्न है और उसके साथ साथ आप सरपंच का पद भी निभा रहे हैं। जिस तरीके से एक बच्चे को माँ संभाल सकती है, उसी तरीके से एक महिला ही महिला के विचारों को समझ सकती है। आज जो आपके पास जो मुलाकात के लिए जो महिलाएं आई थी, आपको कैसा लगता है कि परभणी जिले में ये वंचित बहुजन आघाड़ी का कैसा माहौल रहेगा? वंचित बहुजन आघाडीचे श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर आणि तसेच महिला आघाडीच्या रेखाताई ठाकूर यांच्या आदेशानुसार मी आज परभणी जिल्ह्यामध्ये निरीक्षक पद म्हणून जे मला दिलेलं आहे त्या अंतर्गत महिलांच्या मुलाखती घेण्यासाठी मी वंचित बहुजन आघाडी च्या अंडर आज परभणी जिल्ह्यामध्ये उपस्थित आहे आणि प्रतिसादसुद्धा चांगला मिळतो आहे। खरं तर वंचित बहुजन आघाडी ही एक खरंच झंझावात निर्माण करत आहे। येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये किंवा येणारी जी राजकीय भूमिका असेल ती आमची अतिशय स्पष्ट आहे। महिला तळागाळातल्या महिला आज वंचित बहुजन आघाडीशी जुळत आहेत। ह्या आजच्या दिवसावरून माझं असं लक्षात येते की परभणी जिल्ह्यामध्ये नक्कीच वंचित बहुजन आघाडीचा झेंडा हा रोवला जाईल आणि त्यामध्ये हा झेंडा रोवण्यामध्ये महिलांचा सक्रिय सहभागसुद्धा पुढे असेल, हे मला प्रामुख्याने इथे येऊन जाणवलं। मॅडम, आज जे तुम्ही निरीक्षण म्हणून निरीक्षक पदावर इथं आलेले आहेत, आज आपण मुलाखती घेतल्या, त्याच्यावरून आपल्याला काय कळतं की त्याला म्हणजे महानगरपालिका आणि नगरपालिका परभणी जिल्ह्याची कशी म्हणजे किती आपले सदस्य यातील म्हणजे हिरिरीने पुढे येतील? मध्ये मी आता जेव्हा शहरामध्ये जेव्हा एंट्री केली तर आपण बघितलं की जे आपण नद्या नाल्यांचं जे आपण स्वरूप डोंगराळ भागामध्ये बघतो, अशा स्वरूपाच्या नद्या आणि नाल्या ह्या शहरामध्ये गटारीच्या स्वरूपाने लाभलेल्या आहेत परभणी जिल्ह्याला। हे खरंच एक दुर्दैव आहे। इथल्या परभणी जिल्ह्यातल्या लोकांनी ही गोष्ट गांभीर्याने घेतली पाहिजे आणि जेव्हा जेव्हा अशा प्रकारची सामाजिक आणि राजकीय गोष्टी पुढे येतात त्यावेळेस सर्वप्रथम आवाज उठवणारे जे कोणी असतं ते वंचित बहुजन आघाडी असते। कारण वंचित लोकांच्या वर अतिशय म्हणजे अन्याय आहे हा की एवढे चांगले चांगले नेते इथून निवडून येतात, लोकप्रतिनिधी निवडून येतात, तरीसुद्धा शहराच्या प्रामुख्याने ज्या समस्या आहेत, ज्या अडचणी आहेत त्या तशाच वंचित आहेत आणि याला कुठेतरी वाचा फोडण्याचं काम वंचित बहुजन आघाडी ही करत आहे। मॅडम, तुमच्याच कार्यकर्त्यांनी या प्रभाग क्रमांक 12मधून एक हमारे इसमें कहते हैं कि जनाजा मर्द जे महिला की बारिश के दिनों में उसे इतना तकलीफ़ों से ले आया गया। यहाँ की हालत यह है कि परभणी शहर में आज यहाँ पर अपोजिशन नहीं है महानगरपालिका में, तो आपकी जो रणनीति रहेगी उस समय क्या रहेगी? एग्जैक्टली हमारी जो रणनीति रहेगी आने वाले समय में वो बहुत ही क्लियर है कि हम लोग हर एक वंचित जो कि हर एक तरीके से वंचित रह गया है उनको हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। श्रद्धेय बाला साहब आम्बेडकर की राजनीति बहुत ही क्लियर है, साफ़ सुथरी है। उन्होंने हमेशा वंचितों के लिए काम किया है और आगे भी करेगी। रहा सवाल परभणी ज़िले का, जो कि हर एक ज़िले के टाइप का ही परभणी ज़िला है, उसमें कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे भी जो समस्या महाराष्ट्र भर में है वही परभणी में है और उन्हीं के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो कि वंचित घटकों को हम साथ में जुड़ा रहे हैं और आने वाले समय में हर एक वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ जुड़ेगा और बहुत ही ताकती के साथ आने वाले इलेक्शन में उतरेगा और हमारी जो समस्या है, जो हमें 75 ईयर से पीछे छोड़ा है, उन समस्याओं को हम वंचित बहुजन आघाड़ी महिलाओं के साथ मिलके आगे चल के जो समस्या है उनके ऊपर काम करके इलेक्शन में अच्छा प्रभावित काम करेगी। दादा ही खुरे इन्होंने ये बात बताई कि जो महिलाएं आज हम सक्षमीकरण से आ रही है, आगे आने वाले महानगरपालिका नगर पालिका में जो यहाँ पे धांधलियाँ चढ़ रही है, आओ चोरो बांधो भारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा, ये माहौल आज परभणी ज़िले के अंदर पूरे नगर पालिकाओं में और महानगरपालिका में दिखाई दे रहा है। इस पर कहीं ना कहीं वंचित अपनी छाप लेते हुए यहाँ पर रोक करने का काम करेंगी, ऐसा ही उनका कहना है। अब हमारी ये मुलाकात आपको किस तरह पसंद आई है, इस पर हमको आपके कमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें हमारी न्यूज़ और हमारी मुलाकात किस तरह से दिखाई दी ये हमें समझ में आए। अभिमानी शेतकरी संगठन के तहत किसानों को दिलासा दिया जा रहा है और संगठन को मजबूत करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आज तारीख 9 फरवरी 2022 बुधवार के रोज परभणी शहर के मनपा के सामने वाले श्री रेस्टोरेंट में स्वाभिमानी शेतकरी यानी किसान संगठन के आए हुए प्रदेश अध्यक्ष रविकांत तुपकर, किशोर ढगे, गजानन तुरे, शेख जाफर, इनके प्रमुखता में संवाददाता सम्मेलन ली गई। इस समय तुपकर ने कहा कि मराठवाड़ा और विदर्भ के किसानों के अनेक प्रश्न फिलहाल में प्रलंबित है। किसानों का फसल बीमा नहीं मिल पा रहा है और मालों की सही दाम नहीं मिल पाने
जाने से गन्नों के दाम और दूध का दाम भी बार बार गिर रहा है। किसान बहुत परेशानी में है। इसलिए आज ये परभनी दौरा रहते हुए किसान सम्मेलन, कार्यकर्ता शिविर लेकर स्वाभिमानी शेतकरी संगठनों के माध्यम से किसानों को दिलासा दिया जा रहा है और संगठन मजबूत की जा रही है। ऐसी जानकारी स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रविकांत तुपकर ने संवाददाता सम्मेलन में दी। इस समय प्रस्तावित किशोर ढगे ने किया तो आभार शेख जाफर तरोडकर इन्होंने माना की मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न, विदर्भातल्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न हे प्रामुख्यानं याच्याकडे सातत्यानं दुर्लक्ष झालेलं आहे आणि आज परभणी जिल्ह्यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळालेला नाही आहे, अनेक शेतकऱ्यांना नुकसानीचं अनुदान मिळालेलं नाही आहे। शेतकरी देशोधडीला लागलाय, आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर उभा आहे। अनेक शेतकऱ्यांना बँकांचं पीक कर्ज मिळत नाही। अनेक शेतकऱ्यांच्या समस्या आहेत। या समस्या घेऊन आज आम्ही संध्याकाळी एक मेळावा घेतला शेतकऱ्यांचा, दुपारी कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिबिर घेतलं आणि ठिकठिकाणी अनेक ठिकाणी कॉर्नर बैठका, भेटीगाठी करत आजचा हा सगळा दौरा असा असणार आहे। तर यावर्षी शेतकऱ्यांनी मोठा प्रतिसाद दिल्यामुळे ऊसासारखं सोयाबीन कापसाचं आंदोलन उभं राहिलं आणि त्याला बऱ्यापैकी यश मिळालं। त्या बरोबरीनं आम्ही कापसाचा सुद्धा विषय रेटून धरला। कापसावरचं आयात शुल्क कमी करू नका, त्याच्यानंतर कापसावर निर्यात बंदी लादू नका। जिथे की साऊथची टेक्सटाईल लॉबी त्यांच्यावर प्रेशर करत होती की अजूनही करते आहे, त्यांना कापूस स्वस्तात पाहिजे आणि हे लोक काय करतात, हे लोक सरकारला असं भासवतात की इंडस्ट्री बुडेल, उद्योग संपतील आणि हे जे मंत्री आहेत केंद्रातले दावायला जे कॅबिनेटमध्ये बसणारे लोक आहेत एसी मध्ये, त्यांना ग्राउंड रियालिटी फारशी काही माहित नाही। त्यांना आम्ही सांगितलं की सोयाबीनवाल्या शेतकऱ्यांची संख्या महाराष्ट्रात 50% आहे असं सांगितल्यावर अनेक पक्षाच्या नेत्यांचे डोळे विस्पारले आणि 50% आम्ही ऊस जास्त समजत होतो। कारण ऊसाच्या एक वाहनाच्या गाडीची हवा सोडली की महाराष्ट्रात बातमी होते की ऊस पेटला आणि ऊसाचं दाणके जरा मजबूत असतं ना, आमचं सोयाबीन काय फेकून मारलं तरी ते लागत नाही। परंतु यावर्षी एक शेतकऱ्यांना सुद्धा आंदोलनातून काही मिळू शकतं हे एक त्यांचं स्फुल्लिंग जागृत झालं आणि शेतकरी आता पुढच्या वर्षीचं जे काही सोयाबीन कापसाचं आंदोलन असेल याची पूर्वतयारी आम्ही आधी 6 महिन्यापासून करणार आहोत। पण आंदोलनानंतरचा जो परिणाम दिसला त्याच्यामध्ये आता जर 6,000चा किमान दर पकडला तर 6×5 म्हणजे एकराला आम्हाला 5-6 हजार रुपये राहू शकतात अशी परिस्थिती आहे किंवा किमान बरोबरी तरी होऊ शकते ज्याचं उत्पादन कमी झालं तरी। तर हे सोयाबीन कापसाचं आंदोलन भविष्य काळामध्ये ऊसापेक्षाही आक्रमक आंदोलन उभं करण्याचा आमचा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा भविष्य काळातला मानस आहे आणि त्या दृष्टीनं आम्ही त्याची पूर्वतयारी आता सोयाबीन पेरणीपासूनच सुरू करणार आहोत। कापसाची सुद्धा आम्ही त्या पद्धतीचं आंदोलन उभं करणार आहोत। पीक विम्याचा आम्ही सरकारकडे एक वेगळी मागणी केली आहे। पीक विम्याच्या बाबतीत तुमचा जिल्हा खूप जागृत आहे, तुमच्याकडे सातत्यानं त्याच्यावरचं सडेतोड लिखाण येत असतं, त्याच्यावरचे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात बातम्या येत असतात, त्याच्यावर अनेक चळवळीतले कार्यकर्ते, आमचे कार्यकर्ते सुद्धा आंदोलन करत असतात, वेगवेगळ्या चळवळीतले लोक पण त्याच्यावर सातत्यानं बोलत असतात। कृषी मंत्र्यांसोबत आमची ऑनलाईन बैठक झाली त्या दिवशी, तर त्या बैठकीमध्ये एक विषय आम्ही मांडला की ही जी काही केंद्राची पीक विमा योजना आहे, ही पीक विमा योजना याला अत्यंत जाचक अटी आहेत। त्या जाचक अटीच्या घराण्यात तुम्ही अडकले, जसं तो रेशीम किडा एकदा त्या याच्यामध्ये कोशामध्ये अडकला की त्यातून मेल्याशिवाय तो बाहेर निघत नाही किंवा त्यातच मरतो, तशा पद्धतीनं या पीक विमा योजनेचं आहे। ही पीक विमा योजना, या पीक विमा योजनेतून 13 राज्य महाराष्ट्र देशातले बाहेर पडलेले आहेत। विशेषतः भाजप शासित जे प्रदेश आहेत ते सगळे या पीक विमा योजनेतून बाहेर पडलेले आहेत। कर्नाटक सरकार ने हिजाब पर लगाई पाबंदी का बड़े पैमाने पर निषेध दर्शाते हुए आज तारीख 9 फरवरी 2022 बुधवार के शाम 7 बजे धार रोड स्थित एक मीनार कॉर्नर पर निषेध प्रदर्शन का सभा में रूपांतर होते हुए इस समय सभा के आयोजक मनपा के सभापति एवं प्रभाग क्रमांक 3 के नगर सेवक महमूद खान इन्होंने किया था। इस समय पूर्व सभापति एवं महापौर के प्रतिनिधि रविंद्र सोनकांबळे, नगर सेवक एडवोकेट मुजाहिद, अब्दुल्ला राज, नितिन सावंत, जहीर इनामदार, हाशमी सर, गोविंदगिरी, मोहम्मद शफी, चंद्रकांत लहाने, प्रदीप पावड़े, गौतम दबाले, राहुल ढाले, शफी कुरैशी, अब्दुल्ला राज, मोबिन पठान, शहबाज खान आदि के साथ बड़ी संख्या में नागरिक युवक हाजिर थे। हिजाब का पोस्टर बैनर हाथों में लेकर नागरिकों ने कर्नाटक सरकार का निषेध दर्शाया। कर्नाटक राज्यामध्ये RSS BJPच्या सरकारने जो धार्मिक उन्माद चालवलेला आहे मी त्याचा तीव्र शब्दात निषेध करतो। काल आमची बहीण मुस्कान हिला कॉलेजच्या गुंडांनी घेरून अक्षरशः
जो धार्मिक उन्माद दाखवला, त्रास दिला, त्याबद्दल आमची राष्ट्रपतीकडे तक्रार आहे, मागणी आहे. पहिल्यांदा राष्ट्रपती महोदय यांनी कर्नाटकातील मुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री आणि गृहमंत्र्यांना त्वरित निलंबित करावं, यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी. दुसरी आमची मागणी आहे, सच्चर कमिशनच्या धर्तीवर मुस्लिम अल्पसंख्याक बांधवांना शैक्षणिक सेवा सुविधा देण्यात याव्यात. तिसरी आमची मागणी आहे, मुस्लिम समुदायाला ॲट्रॉसिटीच्या धर्तीवर कडक संरक्षक कायद्याची त्वरित अंमलबजावणी करण्यात यावी. आणि सगळ्यात महत्त्वाची आमची मागणी अशी आहे की हा जो काही इस्लामला, मुस्लिमांना बदनाम करण्याचा देशभरामध्ये अजेंडा चालवलेला आहे, त्या बदल्यात RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आणि संघ परिवारावर जाहीररित्या बंदी आणण्यात यावी, अशा मागण्या घेऊन आम्ही देशभर जनजागृती करतोय. उद्यापासून आम्ही सबंध भारतभरात निवेदनं देणार आहोत. मी या ठिकाणी कर्नाटक सरकारचं आणि त्या सगळ्या ब्राह्मणी छावणीचा तीव्र शब्दात निषेध करतो. धन्यवाद. कर्नाटक में इस तरह से हमारे देश के बेटी के साथ कॉलेज में कुछ RSS के लड़कों ने जिस तरह का बदसलूकी किया है, उसका पूरे देश में जाहिर तरह से निषेध हो रहा है. वैसा आज हमारे परभनी में हमारे सभापति माजी महमूद खान साहब, उनके नेतृत्व में आज हमने यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम निषेध का रखे थे, मगर नानलपेट के PI कुंदन वाघमारे साहब का निरोप आया कि आपको हम यहाँ परमिशन नहीं देने वाले, इसलिए आप कोई बड़ा कार्यक्रम मत रखो. तो हमने वाघमारे साहब की रिक्वेस्ट को मान्यता देते हुए हमने ये कार्यक्रम रद्द किया है. लेकिन जिस तरह से उस बेटी के साथ जुल्म हुआ है, पूरे देश की बेटी, पूरा देश का दलित, पूरा देश का हिंदू उस बच्चे के साथ यहाँ पे खड़ा है और हम वो वाले प्रकार का पूरा जाहिर निषेध करते हैं. आज जो धारोड़ पे प्रोग्राम रखा गया था, हमारे महमूद खान साहब, प्रभाग क्रमांक 3 के नगर सेवक, और रवि भैया सोनू ने, तो आज हमको नालापेट से एक नोटिस आई है कि प्रोग्राम रद्द किया जाए. मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ. मैं जंग में लड़ता हुआ गुलाब देखा है, लहू लुहान आँखों में ख्वाब देखा है, कहेंगी ये दुनिया सदियों तक कि हमने भी नकाब में इनकलाब देखा है. कर्नाटक की मुस्कान खानम, जो उसके साथ बदसलूकी की गई है और जो हमारे हिजाब को लेकर ये लोग तरह तरह के हर बार नए मामले ला रहे हैं, तो मैं इसके लिए एक शेर कहूँगा कि यूं ही खामोश खड़े रहते हैं जो लोग बड़े हैं, वो बड़े ही रहते हैं. ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सिजरा, कहीं ताज हमारे जूतों में पड़े रहते हैं. और मैं आए हुए हमारे ये बहनों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और वो बहन को भी जो कर्नाटक की शेरनी है उसको मैं सलाम पेश करता हूँ, उसके हिम्मत को लाख सलाम. में जो हालात है अभी और जो हालात वहाँ पर हुए हैं, और हिजाब को लेकर जो अभद्र भाषा, कॉलेज के अंदर शिक्षा का, ज्ञान का केंद्र कॉलेज, बड़ा IT कॉलेज है वो, और वहाँ पर ये हरकत होना, और पूरे कर्नाटक में जो RSS का खेल चल रहा है, हिंदू एंड मुसलमान डिवाइडेशन, इसका हम विरोध करते हैं. और ये जो हिजाब को लेकर टिप्पणियाँ चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसका भी हम विरोध करते हैं. कुल्हाड़ी के घाव मारकर युवक को किया ढेर, शहर के संजय गांधी नगर की घटना, कोतवाली पुलिस थाने में अपराध दर्ज. पुराने रंजिश को दिल में रखकर कुल्हाड़ी से घाव मारकर युवक को ढेर करने वाली घटना परभनी शहर के संजय गांधी नगर में तारीख 8 फरवरी 2022 मंगलवार के रात 7 से 8 बजे के दरमियान हुई है. इस मामले में मयत के बहन ने दिए फिरियाद, कोतवाली पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है. इस बारे में मिली जानकारी है कि मंगलवार के शाम फिरियादी और उसकी मां और उसका भाई मिलिंद शिवाजी चौहान ये खाना खा रहे थे. इसी समय उस गली में रहने वाला बाबा साहेब कस्बे ये उनके घर पर आया और गाली गलौज करते हुए मिलिंद के पैर को पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर लाया. उसी तरह उसी जगह पर एक किराने दुकान के सामने कुल्हाड़ी से मिलिंद के गर्दन पर सपासप वार करते हुए सिर और पैर पर भी वार किया गया. घटना स्थल पर ही खड़े देखने की भूमिका निभाई. कहा जा रहा है कि इससे पहले भी मिलिंद चौहान और बाला साहेब कस्बे इनमें झगड़ा हुआ था. उस झगड़े में भी बाला साहेब कस्बे ने जान से मारने, इसी गुस्से में आकर बाला साहेब कस्बे ने मिलिंद चौहान पर कुल्हाड़ी से वार कर उसको ढेर कर दिया है. घटना की जानकारी मिलते ही सहायक SP अविनाश कुमार, API फिरोज पठान, API रामेश्वर तुरनर और PSI सुप्रिया केंद्रे, इन्होंने घटनास्थल पहुंचकर पंचनामा किया. अपराधी के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया है. मामूली रंजिशों को लेकर ये जानलेवा हमले जो हो रहे हैं, इससे यह सीख मिलती है कि आने वाले दिनों में ये अब महानगर पालिका चुनाव और नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, इसमें पुलिस के साथ साथ घटना के जो हो रहे हैं क्रम, उसको सतर्क रहना जरूरी है, सावधान रहना जरूरी है.
न्यूज़ आपको किस तरह दिखाई दे रहा है, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस हमारे जो न्यूज़ है आपको किस तरह दिखाई दे रहा है, इसके लिए लाइक और शेयर करना ज़रूरी है, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर हमारे न्यूज़ आप तक पहुंचा सके।